समझदार और बुरी दिखाई देती है। सरकार, यह हमारे सैनिक मानको चिराव की बेटी है जो इस चौड़ी गांव की पार्टी हुई। अच्छा, यह मेरे बेटे धुंधेलाल को सुधार सकती है। हमें मानको चिराव से मिलना है। जी सरकार। अच्छे के लिए भी तो होता है ना, और फिर तो इतनी चिंता क्यों करती है? सब ठीक हो जाएगा। चिंता तो होगी, पता है, चलो चलते हैं, सब ठीक हो। पाटिल साहेब, कोई है? कौन? अरे सूबेदार जी, आप बेटा, आप तो बहुत बड़े राजा हैं ना? हाँ, वो तो मैं हूँ। आप पहले क्यों नहीं हैं? अगर आप पहले आ जाते तो यह सब नहीं होता। क्या नहीं होता? शादी नहीं होती ना राधा की, शादी शादी की कमेटी तो हुई है। शादी के कारण? हाँ, हाँ, मैं बेचारी अपनी ससुराल में गई, उसकी सासू माँ को हर बात के लिए मना कर दी। खेल नको, घाघरा खोलकर नको, जोर से मत बोलो, धीरे धीरे चलो, हंसना भी नहीं, साड़ी ही पहनना। उसका नौरा और उसका भाव से हमेशा तंग करते हैं। अब उसका नौरा मर गया तो उस बेचारी पर इतने साड़ियाँ लगा दी गए, उसके बाल भी काट दिए। पता है मैं कितना रो रही थी। अगर उसकी शादी नहीं होती ना तो ये सब नहीं होता। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम लोगों को शादी करने से रोक सकते हैं क्या? हाँ। देखो, तुम इन बातों को लेकर परेशान मत हो, तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। पर अच्छा तो सबके साथ होना चाहिए। ये बात तो है। देख बेटा, धर्म से जुड़े नियम अलग होते हैं और राज्य चलाने के नियम अलग। लेकिन जहाँ धर्म और परंपरा की बात आती है, वहाँ राजा को भी मर्यादा में रहकर काम करना पड़ता है। समझ रही हो महिला? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। मेरे दादी कहते हैं, राजा अपनी प्रजा के आय बाबा समान होते हैं। फिर अपनी प्रजा के लिए अच्छा करने से राजा को किस बात का डर? ये बात अरे जी माँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे आय के साथ रसोई में काम कराना है। अपने बाबा साहब को भेजना। हाँ, दादी, सूबेदार जी आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। सरकार प्रणाम। आपको कुछ काम था तो मुझे बुलवा दिया होता। जी हाँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अब सच कहें तो हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्यों शर्मिंदा करते हैं सूबेदार साहब? हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कहाँ आप और कहाँ वह सरकार? तो आप है पाटिल जी, कितना अनमोल खजाना आपके पास है। बहुत ही सुशील, बुरी और ज्ञानी बेटी के माता पिता है आप दोनों। अब सच बताऊं तो आपकी बेटी अहिल्या को मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मगर सरकार, ये कैसे हो सकता है? हमारा आपका कहीं कोई मेल नहीं सरकार। कहाँ आप, कहाँ हम सरकार? वैसे भी हम आपकी प्रजा है सरकार। हम सच कह रहे हैं पाटिल जी, हम अहिल्या को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ये हमारे परिवार पर आपका बहुत बड़ा उपकार होगा सरकार। बिल्कुल पाटिल साहब, शादी की तैयारियां कीजिए।
अहिल्या, तुम पढ़ना चाहती हो? तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है क्या? जी हो सकता है। ठीक है, तुम मन लगा के पढ़ाई करना, मैं गुरुजी से बात करता हूँ, क्योंकि शिक्षा में सही और गलत को पहचानने में मदद करती है। ठीक है? अब बाबा साहेब अहिल्या को पढ़ाकर उसकी बराबरी कराना था। आए साहेब, बाबा साहेब को समझाइए ना, पढ़ने का उत्तर केवल लड़की को ना। खंडेराव, कल से तुम और अहिल्या दोनों गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करोगे। सन 1700 वर्ष बीत गए और इन 7 वर्षों में मालवा ने जो उन्नति की और जो नई पहचान मिली उसे अद्भुत कहा जा सकता है। इससे मल्हार राव की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। इस बीच खंडेराव को उनके उच्च श्रृंखल स्वभाव के कारण गुरुकुल भेज दिया गया था, जो अब लौटने वाले हैं। मल्हार राव के कुछ चापलूस लोगों ने ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। वहीं खंडेराव के अत्यधिक शराब पीने के कारण मल्हार राव के समान समधी और दामाद फायदा उठा रहे थे। अहिल्या का दूसरा नाम सफलता ही तो है, इसलिए मुझे विश्वास है अहिल्या न केवल रसोई में अपितु राजकाज के कार्यों को भी निपुणता से करेगी। अहिल्या, अब तुम इतनी परिपक्व राज की जानकार हो चुकी हो कि मेरी अनुपस्थिति में भी राज्य का कार्य संभाल सकती हो। इसलिए मैं 10 दिनों के लिए पुणे जा रहा हूँ। तब तक इस राजगद्दी को, राज्य के सभी कार्य को संभालूंगा। मेरी शुभेच्छा तुम्हारे साथ है। जी बाबा साहेब, मैं आपकी दी हुई सीट से राजकाज का काम अच्छे से संभालने की पूरी कोशिश करूंगी और आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। बिल्कुल अहिल्या, पूर्ण विश्वास है। प्रणाम सरकार। सरकार, गुलोजी साहिब आए और आपसे मिलना चाहते हैं। जावी साहेब, और इस समय बुलाइए। जी सर। अरे आप दोनों के हैं, प्रणाम सरकार। आपसे केवल कुछ बात करनी है, यदि आप कुछ इजाजत दे दो। जो कहना है यही करिए, सब घर के ही तो है। रानी साहेब ठीक कह रही थी, कहिए क्या कहना चाहते हैं जावी साहेब? सरकार, खंडेराव की राज्य के प्रति जिम्मेदार नहीं हूँ। वह आज ही रात को किसी दूसरे सरकार को मंत्रणा कर रहे थे। मुझे गलत मत समझिए सरकार, मैं इस देश की मिट्टी के साथ हमेशा वफादारी करूँगा। अनजाने में भी किसी से कुछ गलत होते हुए देखता हूँ तो सहन नहीं। और फिर युवराज के बारे में बताना यह मेरा फर्ज है। जानकारी के लिए धन्यवाद जावी साहेब। देख रही हो अहिल्या, अब तो गुलोजी साहब खंडेराव की शिकायत करने लगे। यदि जावी साहब पिता और पुत्र के बीच में दरार पैदा करने में सफल हो गए तो सरकार के नजदीक आ जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो खंडेराव के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। प्रणाम सरकार। मैं तारापुर से समाचार लाया हूँ। छोटे सूबेदार खंडेराव जी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर तारापुर का पूरा फतह कर लिया। देखा रानी साहेब, हमारे खंडेराव युद्ध कौशल में कितने निपुण हैं। आज हम दिल से बहुत खुश हैं रानी साहेब, बहुत खुश हैं। ये लो। सविताबाई, यह तो बहुत ही सुंदर है। हमारे बुनकर भाई और बहन साड़ियाँ बनाने में काफी होशियार हो गए और सक्षम भी। अब हम इन साड़ियों में कुछ नयापन लाने का प्रयास करें जिससे यह और भी आकर्षक हो जाए। तो खोजी भाव, हम इन साड़ियों को अन्य राज्यों में भी ले सकते हैं जिससे हमारा राज्य। अहिल्या, यह बहुत ही उत्तम विचार है। मैं कल ही मल्हार सरकार से बात करके इसकी व्यवस्था कराता हूँ। खोजी भाव, हमारी बुनकर और भाई बहनों द्वारा बनाई गई इन साड़ियों का नाम होगा माहेश्वरी साड़ी, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। जय छोटी रानी साहिबा की जय। छोटी सूबेदार जी, मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। बोलो अहिल्या, क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? किसी भी युद्ध में जीत का श्रेय बेशक उन सैनिकों को जाता है
जिन्होंने युद्ध भूमि में अपनी जान की बाजी लगाई, परंतु जब वह युद्ध भूमि में होते हैं तो उनका घर एक स्त्री चलाती है। इसलिए हमें स्त्री के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। अहिल्या, तुम्हारी इस बात में कोई संदेह नहीं कि स्त्री शक्ति का प्रतीक है और यह तुमने स्वयं चंबल के युद्ध को जीतकर साबित किया है। अब बताओ, क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? मैं अहिल्याबाई होलकर मालवा की हर स्त्री को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। मैं मालवा की हर स्त्री को शस्त्र शिक्षा देना चाहती हूँ ताकि वह समय आने पर स्वयं की, अपने परिवार की, समाज की और राज्य की रक्षा कर सके। मैं अहिल्याबाई होलकर मालवा में स्त्रियों की शस्त्र शिक्षा खोलने का प्रस्ताव रखती हूँ। ऐसा प्रस्ताव है अहिल्या, स्त्री के काम में प्रजा की रक्षा करना और पुरुष का काम है उनकी रक्षा करना। जिस घर में पुरुष ना हो उसका क्या? ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं? चंबल विजय के बाद मैंने खुद अपने हाथों से बहुत से शूरवीरों की अस्थियां नदी में प्रवाहित की थी। अब उनकी स्त्रियों पर आई मुसीबत से उन्हें कौन बचाएगा? अब उनकी परिवार की रक्षा कौन करेगा? अहिल्या, तुम जो प्रस्ताव रख रही हो वह बिल्कुल सही है। अब हमारे राज्य में भी स्त्रियों को शस्त्र शिक्षा दी जाएगी जिससे वह आत्मरक्षा कर सके। आपकी क्या राय है? हम सभी छोटी रानी के साथ समर्थन करते हैं। मैं खंडेराव मल्हारराव होलकर यह प्रस्ताव पारित करता हूं और आदेश देता हूं कि कल से ही स्त्रियों की शस्त्रशाला का कार्य शुरू हो जाए, जिससे हमारा मालवा सशक्त बनेगा और बाहरी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब हमारी स्त्रियां भी दे सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे सूबेदार जी। अब हमारे राज्य की स्त्रियां भी सशक्त बनेंगी। छोटे सूबेदार जी, एक बात तो और प्रस्ताव है। बोलो अहिल्या, क्या प्रस्ताव है तुम्हारे? छोटे सूबेदार जी, हमारे समाज की ये विडंबना है। ये यूं कहें कि महिलाओं के लिए राज्य में कुछ ऐसे नियम नहीं है जिससे परिवार में उनका अधिकार हो जाए। जब एक स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे पुनर्विवाह करने की इजाजत हमारा समाज नहीं देता, जिससे उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ यदि कोई कन्या विधवा हो जाए तो उसे पुनर्विवाह करने की इजाजत हमारे राज्य द्वारा मिलनी चाहिए। दूसरा प्रस्ताव है स्त्री को परिवार की संपत्ति में अधिकार। मैं चाहती हूँ हर स्त्री को उसके पति की संपत्ति में उसे उत्तराधिकारी बनाया जाए, जिससे यदि उसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसे अपना जीवन यापन करने के लिए किसी प्रकार के कष्ट न सहने पड़े। क्या दोबारा उलट दिया है? क्या आप क्षमा बातें दे रही हो? हमारी सभी संविधानिक परंपराओं पर तुम प्रशिक्षण लगा रही हो। अधिकार पुरुषों का योग उचित लगता है। स्त्रियों का व्यवहार और संपत्ति का अधिकार राज्य से सुरक्षित नहीं देगा। पर गंगोबा साहब, आप अपने आप को किसी ऐसी स्त्री के स्थान पर रखकर देखिए जो विधवा होने के बाद अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताती है और अपनी सारी खुशियों को त्याग देती है, फिर एक चीजों के लिए कठिनाइयों से जूझती है। क्या ऐसे में हमारा राज्य सशक्त बन पाएगा? अहिल्या, तुम जो प्रस्ताव रख रही हो वह कभी भी पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सदियों से चली आ रही परंपराओं को हम तोड़ नहीं सकते। बाबा साहेब के आने के बाद ही इस पर विचार किया जाए। किस बात पर बहस चल रही है दरबार में? बाबा साहब, मैं दरबार में कुछ प्रस्ताव रख रही हूँ जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर। एक दृष्टि से देखा जाए तो अहिल्या सही कह रही है। यदि हम सदियों से चली आ रही परंपराओं की बात करें तो किसी भी रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने में समाज का विरोध तो झेलना पड़ता है, लेकिन मैं अहिल्या के सभी प्रस्तावों को पारित करने के लिए समर्थन देता हूँ, क्योंकि यदि स्त्रियों को इनके अधिकार प्राप्त होंगे तभी वह अपने राज्य के विकास के लिए और अपने परिवार के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। सभी को स्वीकार है? स्वीकार है। चारों ओर से घेर लिया। यह युद्ध मराठों और जाटों के बीच था। इस युद्ध में सूरजमल की ओर से तोप चलाए गए, जिससे खंडेराव की मृत्यु हो गई। लेकिन यह घटना विश्वासघात के कारण हुई। खंडेराव की बहनोई बुनोजी सरदार ने विश्वासघात करके सूरजमल को सूचना दी थी कि खंडेराव किस जगह सैनिक निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। इस समय अहिल्या की उम्र मात्र 29 वर्ष की थी।
पत्थर रखकर अपने जीवन को फिर से नई दिशा दीजिए सरकार। हमारे खंडेराव की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। क्या बोल रही है? अहिल्या तो सती होने जा रही है सरकार। क्या? बचा लीजिए, बचा लीजिए। नहीं रानी साहब, नहीं, अहिल्या ऐसा नहीं कर सकती। अरे उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे रावण मुक्ता का क्या होगा रानी साहब? उसे अपने बच्चों के लिए जीना होगा रानी साहब, जीना होगा। आप कैसे भी उसे समझाइए रानी साहब। आप चिंता न करें, आपके साथ कोई राज है, साथ किया हमारे साथ। आप चिंता मत कीजिए, शत्रुओं से हम जरूर बदला लेंगे। अभी मैं जिंदा हूँ बाबा साहेब। हाँ तो कोई देखते चलो। इनका कुछ करना होगा। सुनो, किसी भी तरह इन बागी वीरों से बात करो और इनसे कहो कि लूटपाट और हत्या जैसे घिनौने कार्य न करें। तुम लोग लोगों के साथ लूटपाट करते हो, चोरी डकैती करते हो और उनकी हत्याएं भी कर देते हो। इन सब चीजों से तुम्हें क्या मिलता है? या तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं है? रानी साहब, ऐसा घिनौना काम बहुत करना चाहता, लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं, कुछ काम नहीं, इसलिए हमें लूटपाट करना पड़ता है, जिससे हमारा परिवार चलता है। यदि हमें कुछ काम मिलता तो हम लूटपाट जैसा घिनौना कृत्य क्यों करेंगे? हम भी सम्मानपूर्वक अपने परिवार के साथ जीना चाहते हैं। ठीक है, आज से सभी वीर भाई राज्य की सेना में शामिल होकर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे और आज से ही आपका प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। छोटी रानी अहिल्याबाई की जय। छोटी रानी अहिल्याबाई की जय। पेशवा सरकार प्रणाम। यह राज्य मेरे पिता महाराज मल्हार राव होलकर जी ने अपने पुरुषार्थ से तैयार किया है। उन्होंने मराठा साम्राज्य और स्वाभिमान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। आप मेरे पिता तुल्य हैं। मैं आपसे युद्ध नहीं चाहती, लेकिन मैं अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करूंगी। मैं जीवित रहते सिंहासन नहीं छोड़ूंगी। यदि हार गई तो कोई बात नहीं, और यदि जीत गई तो आपको शर्म के मारे आत्मग्लानि जरूर होगी कि मैं एक स्त्री से हार गया। इसलिए युद्ध छेड़ने से पहले विचार जरूर करिएगा। अहिल्याबाई को एक पत्र लिखो और उससे कहो कि वह तो मेरी बेटी के जैसी है। मैं उससे युद्ध नहीं चाहता, और उसे शुभकामना संदेश भेजो कि वह अपना राज्य अपनी सूझबूझ से और समृद्ध बनाए। मेरी शुभेच्छा उसके साथ है। मैं चाहती हूँ हमारे राज्य में पर्याप्त कुओं और जलाशयों का निर्माण होना चाहिए। नदियों में घाटों का निर्माण और मुगलों द्वारा तोड़े गए मंदिरों का जीर्णोद्धार होना आवश्यक है। यह बहुत उत्तम विचार है। भाव, मालवा के अलावा पूरे
भारत में जहाँ तक हमारी सामर्थ्य होगी वहाँ के मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, क्योंकि मंदिर केवल पूजा करने का स्थान नहीं है, वह तो धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति में आस्था का एकमात्र केंद्र होते हैं। अरे भैया, तुम्हारी इसी दूरगामी सोच से मालवा आज समृद्ध है। हाँ, मैं सोच रही थी कि धर्म की शिक्षा के लिए हम मालवा में ही भारत के विभिन्न विद्वानों को नियुक्त करें। भैया ठीक है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, मेरा विचार है हम मालवा में ही संस्कृत की शिक्षा के लिए दक्षिण भारत से, मराठी की शिक्षा के लिए महाराष्ट्र से और हिंदी की शिक्षा के लिए मध्य भारत से विद्वानों को यहाँ नियुक्त करें, जिससे पूरा भारत धार्मिक विविधता के क्षेत्र में एक हो जाएगा। भैया, यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे भारत में एक ही स्थान पर हुए संस्कृतियाँ एकता का परिचय बनेंगी। अहिल्या ने न केवल अपने राज्य में अपितु संपूर्ण देश में मंदिरों की पूजन व्यवस्था और उनके आर्थिक प्रबंधन पर भी जोर दिया। बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम, द्वारका से लेकर सोमनाथ, पुरी, काशी, अमरकंटक तक लगभग 1000 मंदिरों का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया। सन 1767 से लेकर 1795 तक अपने 28 वर्षों के शासनकाल में उनका लोक कल्याणकारी कार्य भूमिहीन किसानों, भीलों जैसे जनजातीय समूहों तथा महिलाओं के हितों की रक्षा करने वाला एक आदर्श शासन था। उनकी दूरगामी सोच और विकास कार्य उनकी राष्ट्रीय दृष्टि का परिचायक था। इन्हीं श्रेष्ठ कार्यों से उन्हें पुण्य श्लोका की उपाधि प्राप्त हुई।